हाय। तो नर्सिंग फाउंडेशन के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कितने एबनॉर्मल रिदम्स होते हैं, क्या एडवेंटिशियस साउंड्स होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगले वाइटल साइंस यानी कि ब्लड प्रेशर पे शुरू होगा। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ब्लड प्रेशर के बारे में सभी जानते हैं, हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है। तो बढ़ता क्यों है, इसके बारे में आज बात करेंगे और बेसिकली जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो बात करें अगर ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है, वो फोर्स होता है जो ब्लड उन वेजल्स में, हम सभी जानते हैं कि ब्लड जो होता है ब्लड वेजल्स में होता है। तो ब्लड जो ब्लड वेसल्स के वॉल में फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, क्यों, कैसे एग्जर्ट करता है, जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, तो जब पंप होने के बाद जो ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं ब्लड को, तो वो ब्लड उन ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, रेजिस्टेंस कहते हैं ना, फोर्स लगाता है, जो ब्लड वेसल्स रेजिस्ट करती हैं। क्योंकि अगर ज्यादा फोर्स होगा तो क्या होगा, उस केस में हम कहते हैं हेमरेज हो जाएगा। क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा। फोर्स ज्यादा कहते हैं ब्लड हेमरेज, कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, या कहते हैं कि इंटरनल हेमरेज हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। क्यों हो जाती है कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो जो ब्लड वेसल्स कंटेन करती हैं ब्लड को, वो ब्लड वेसल्स कंटेन नहीं कर पाएंगी। उस केस में क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग या हेमरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं कि वो जो फोर्स होता है जो ब्लड एग्जर्ट करता है, ब्लड वेसल्स पे एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। तो जाहिर सी बात है, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, आप सबको पता है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जो बेसिकली जो कंटेन करके रखते हैं ब्लड को, तो ब्लड प्रेशर जो होता है दो टाइप का रहता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि हम हाइपरटेंशन नाम देते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन, है ना। दो चीजें, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये दो चीजों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए जिससे कि हमारा जो बीपी हो वो कंट्रोल में रहे और जो हमारी जो फंक्शनिंग हो बॉडी की वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो आइए, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में, और आज की इस नए लेक्चर में शुरू बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो बेसिकली ब्लड प्रेशर के बारे में जब बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज force exerted by the blood towards the vessels या towards the walls of vessels, है ना, एक्यूरेट कहेंगे तो towards the wall of vessels in which it is just a minute, it is contained, in which it is contained। ओके, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि वो फोर्स जो ब्लड के द्वारा ही लगाया जाता है, किसके अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स इन विच इट इज कंटेन्ड, है ना। टुवर्ड्स नहीं, अगेंस्ट कर लो आप, है ना, दैट विल बी फार बेटर। अगेंस्ट द वॉल, एक्यूरेट, against the wall of the of the vessels in which it is contained। तो ये ब्लड प्रेशर होता है। डिफाइन करने को कोई कहेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो हम डिफाइन करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड, या मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स इन विच इट इज कंटेन्ड। ठीक है, जो वेसल्स, जो आर्टरी, जो वेन्स लेके जाती हैं ब्लड को, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेके जाती हैं, उनमें जो ब्लड रहता है वो जो उनके वॉल्स के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की जब बात करेंगे तो दो चीजें होती हैं ब्लड प्रेशर में।
सभी जानते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, systolic blood pressure, systolic BP, and another is diastolic BP. Diastolic BP. Got it? Okay. तो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। हम हमेशा देखते हैं कि जो बेसिक जो ब्लड प्रेशर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब फर्स्ट लेक्चर मैंने वाइटल साइंस का पढ़ाया था आपको, तो उससे बताया था कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या लिखते हैं हम, दैट इज 120/80 mm of Hg। ठीक है, तो ये जो 120 आप देख रहे हो, ये जो 120 आप देख रहे हो, दैट इज रिफर्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। और जो 80 आप देख रहे हो, जो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो नीचे है, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, दो प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बेसिकली। तो सिस्टोलिक किसे कहते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है दैट इज हायर डिग्री ऑफ प्रेशर, ठीक है, हायर डिग्री। सिस्टोलिक को क्या कहते हैं, हायर डिग्री ऑफ प्रेशर या हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर, ठीक है, विच इज exerted by blood, is exerted by blood after the contraction of ventricles, contraction of ventricles। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देखोगे कि वो हाईएस्ट डिग्री, वो प्रेशर जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होगा, ठीक है, ब्लड पंप कहाँ होगा, ऑर्टा की तरफ आएगा। जैसे ही ब्लड पंप होगा तो जो प्रेशर होगा, जो हमारा बेसिकली वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर निकलेगा दैट इज मच हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर होता है वो ज्यादा प्रेशर होता है। तो जो प्रेशर बनेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के स्क्वीजिंग के बाद, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो प्रेशर बनेगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड तेजी से ब्लड वेसल्स में जाएगा। क्या होगा, तेजी से ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो जो उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तो जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब भी हमारा ब्लड पंप करते हैं आर्टरीज में, तो दैट टाइम जो भी पंपिंग जो प्रेशर रहता है वो क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करेंगे डायस्टोलिक की, तो बेसिकली अगर डायस्टोलिक की बात करें तो लोएस्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टोलिक जो होता है वो हाईएस्ट होता है, सेम डायस्टोलिक जो होता है वो कहता है लोएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर। और ये कब होता है, तो आप देखोगे लोएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर डायस्टोलिक तब होगा व्हेन हार्ट रेस्ट्स, ठीक है, आप ये लिख लो कि व्हेन हार्ट रेस्ट्स, जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ देर के लिए हार्ट आराम करता है, ठीक है, हार्ट आराम करने का मतलब कि हमारा हार्ट जो पंप करता है, जैसे स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, देन पंप किया, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन होने के बीच में जो टाइम होता है, ठीक है, जो टाइम होता है, डायस्टोल कह सकते हैं, जो टाइम होता है वो उस टाइम में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो रिलैक्सेशन फेज में होता है, ठीक है, रिलैक्सेशन फेज होता है, उस टाइम का जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जब हार्ट रेस्ट करता है तब हम जो मेजर करते हैं वो क्या कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर बेसिकली दो चीज हो जाती है हमारे पास बीपी का, कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। अब आगे देखेंगे कि जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो बीपी को अफेक्ट करते हैं, और आगे उसमें और भी बातचीत करेंगे कि साथ ही साथ जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करते हैं तो बेसिकली जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है, क्या ब्लड प्रेशर को हम जब अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल से डेविएट करेंगे तो क्या ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर उसके और मेजर करने के तरीके क्या होते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक स्फिग्मोमैनोमीटर जो कहते हैं बेसिकली, जो कि होता है क्या हमारे पास मैनुअल, ठीक है, जिसे हम स्टेथोस्कोप लगा के वगैरह सुनते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर ऑटोमेटिक होता है। बट एक्यूरेसी की बात करें तो हमेशा जो एक्यूरेसी की बात करें तो बेस्ट एक्यूरेसी में हम मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर की ही बात करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ आपको लिख दूं कि इट इज मेजर्ड, है ना, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड
by which instrument, that is sphygmomanometer। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज होता है हमारा किस लिए, बीपी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और जो नॉर्मल वैल्यू बीपी कितनी रहती है, इट इज 120/80 mm ऑफ Hg। बेसिकली एक डेटा होता है, एक रेंज होता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर अपर लेवल पे जाए तो बात करते हैं कि रेंज होता है सिस्टोलिक का और एक रेंज होता है डायस्टोलिक का। जो रेंज होता है वो अलग अलग कोई डिफाइन करता है, कुछ लोग जो एज के हिसाब से अलग डिफाइन करते हैं, जैसे एडोलसेंस पीरियड का अलग होता है, प्यूबर्टी का अलग हो जाता है उस केस में। फिर थोड़ा सा आप अगर ओल्ड एज में जाओगे तो अलग हो जाएगा, गेरियाट्रिक में जाओगे तो अलग हो जाता है। तो बेसिकली जो इसका रेशियो होता है, जो रेंज होता है, दैट इज कंसिडर्ड 100 to 140। ठीक है, सिस्टोलिक अगर बात करें तो 100 to 140 एक एन एवरेज हम कंसिडर करते हैं कि 100 से 140 mm ऑफ Hg के बीच में जो रेंज है वो सिस्टोलिक है। और जो हमारा 80 वाला जो हमारा डायस्टोलिक है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड 60 to 90, है ना। 60 to 90 के बीच में हम कंसिडर कर लेते हैं कि यस इट इज कॉल्ड एज, या 60 to 100 के बीच में कंसिडर कोई करता है कि हाँ डायस्टोलिक का रेंज 60 to 100 mm ऑफ Hg होता है। तो ये मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, और इसमें क्या क्या जो ब्लड प्रेशर होता है बेसिकली उसमें सिस्टोलिक बीपी क्या होता है और डायस्टोलिक बीपी क्या होता है। तो आगे अब देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, या फिर बीपी लेने के तरीके कैसे हैं, कैसे बीपी लेना चाहिए, ठीक है, कौन से पोजीशन पे लेना चाहिए। दूसरी चीज आपको बेसिकली किस साइड से बीपी मेजर करना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं गर्दन में बीपी कप बांध दोगे और फिर आपने बीपी लेना शुरू कर दिया, या आपने क्या किया कि आपने उसके पेट की साइड में पतला बच्चा है तो आपने उसके बच्चे के पेट के साइड में बीपी कप लगा दिया और फिर आपने बीपी मेजर करना शुरू कर दिया। आपने उसके चेस्ट के अलोंग बीपी लगा दिया, बीपी कप लगा दिया, बीपी मेजर करना शुरू कर दिया। जी नहीं, बीपी मेजर करने के लिए जो बीपी कप होता है उसका एक पार्टिकुलर साइट होता है, वहीं से मेजर करते हैं। और वो साइट कौन सी होती है हमारी, ब्रैकियल आर्टरी से मेजर करते हैं। ठीक है, हमेशा ब्रैकियल आर्टरी से मेजर करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली यहाँ से थोड़ी सी अपर डिस्टेंस होती है, हमारा एंटी क्यूबाइटल स्पेस होता है उससे थोड़ा सा ऊंचा, है ना। अप्रोक्स 4 फिंगर्स हम ऐसे लेके चलते हैं कि 4 फिंगर्स की डिस्टेंस पे लेके हम ब्रैकियल आर्टरीज का मेजर करते हैं, बीपी यहीं से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ब्रैकियल जो आर्टरी होता है वहां से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं बेसिकली। एक केस और होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नियोनेट्स होते हैं। अगर बात करें नियोनेट्स की तो अगर किसी ने NICU या PICU, है ना, NICU या PIGU में आपने ड्यूटी किया होगा, कभी किसी ने क्लिनिकल ड्यूटी की होगी, ठीक है, तो NICU या PICU में आप देखोगे बच्चों के थाइस, है ना, बच्चों के थाइस के पास से भी बीपी मेजर कर ली जाती है। ठीक है, जो पॉप्युलेटल आर्टरी होती है उनको भी बीपी मेजर कर ली जाती है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि कोई की जो नियोनेट्स होते हैं, जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं, NICU में क्या होता है, प्रीटर्म बेबीज आते हैं आपके पास। तो जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनके केस में क्या होता है कि उनके जो बेसिकली ये जो उनके हाथ जो होते हैं बहुत पतले होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम कफ तो पहनाते हैं, ठीक है, कफ तो लगाते हैं, छोटी वाली कफ जो आती है लेकिन वो ढीली रह जाती है। ठीक है, तो इन दैट केस वी टारगेट द पॉप्युलेटल आर्टरी। तो उस केस में हम उनके थाइस के पास लगा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके पॉप्युलेटल आर्टरी को मेजर करके, जैसे ये हमारी पॉप्युलेटल आर्टरी होगी, तो सेम पोजीशन जैसे हम यहाँ ब्रैकियल की कर रहे हैं, पॉप्युलेटल आर्टरी केस में हम यहाँ लगा देते हैं और देन अंदर की तरफ से फिर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि स्फिग्मोमैनोमीटर से हम बीपी मेजर करते हैं, सिस्टोलिक बीपी क्या होती है, डायस्टोलिक बीपी क्या होती है, और आगे देखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है, और मैंने इससे पहले आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg हो जाए। इसमें सिस्टोलिक कितना होता है 120, 80 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। तो एक चीज़ और है, जब आप जाओगे OT वगैरह जाओगे या ICU वगैरह जाओगे तो हम हमेशा देखते हैं कि सिस्टोलिक सपोज 180/80, 120/80, ठीक है, ये लिखे रहने के साथ साथ, ठीक है, ये प्रेशर लिखे रहने के साथ साथ एक प्रेशर जो है वो आप देखोगे राइट अपर कॉर्नर में यहाँ, ठीक है, यहाँ एक प्रेशर लिखा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, MAP। क्या कहते हैं, MAP, दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर, है ना,
सिस्टोलिक बीपी जो मैंने आपको बताया, जो 120 हमारा हो गया, प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी, ओके, अपॉन 3। तो मैं अगर कहूं अभी कि आप मुझे 120/80 mmHg जो पेशेंट का अभी फिलहाल बीपी है, नॉर्मल बीपी है, तो आप मुझे बताओ कि जो पेशेंट है उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर राइट नाउ कितना होगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, तो हम क्या लिखेंगे, 120 जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है अपॉन 2 इंटू 80/3। तो व्हाट वी गॉट इज 120 अपॉन प्लस 160 अपॉन 3। What we got is 280 upon 3. So when we will multiply, when we will divide this, we got 93 upon something 33, okay, mm of Hg. तो what we got कि फिलहाल अभी जो देखेंगे तो हमारा जो मीन आर्टेरियल प्रेशर वो कितना है, 93.3, दैट इज 93 और 94 यू कैन कंसीडर, थोड़ा सा एक और -1 का +1 का हाफ का अंतर रहता है। तो यू कैन सी कि जो हमारा जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो कितना आ गया, 93.33 mmHg। तो ये एक मीन प्रेशर निकालने का आप देखोगे जब भी आईसीयू में या फिर एसओटी वगैरह में जाओगे, ओटी वगैरह में जाओगे, तो आपको यहाँ एक प्रेशर दिया रहेगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का। आप आसानी से निकाल सकते हो कि सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी अपॉन 3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, मैंने आपको बताया प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो एडल्ट में जनरली कितना होता है, 120/80, ठीक है। तो बात करेंगे अगर न्यूबॉर्न की, कि न्यूबॉर्न में कितना ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो न्यूबॉर्न में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 30 to 50 mm of Hg है ना। जो नियोनेट्स होते हैं उनका ये नॉर्मल बीपी होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूबॉर्न के जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो कितने होते हैं, इन्फेंट्स के कितने होते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं, न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स। पीडिया में आपको पता होगा न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में क्या अंतर रहता है बेसिकली। तो 70 to 90 mm of Hg, ठीक है, ये नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल जो हमारा बीपी रहता है वो इन्फेंट्स के लिए रहता है, गॉट इट। तो अब आगे देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। तो पहला फैक्टर जो हमारे पास आएगा दैट इज एज। जस्ट अ मिनट, एज, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज एडवांस स्टेज में जाती है, वैसे वैसे हमारा जो बीपी होता है वो धीरे 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 रेज करता जाता है। तो जितने ओल्डर पेशेंट रहेंगे उनकी बीपी थोड़ी 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 बाई एज इंक्रीज करती जाती है। तो एक फैक्टर है कि एज के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जैसे एज इंक्रीज करता है साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है साइमल्टेनियसली, कम ज्यादा लेकिन इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेस। अगर कंटिन्यू एक्सपोजर रहा स्ट्रेस से, देखोगे आप कोई कहते हैं कि तनाव में रहता है इंसान, अगर इंसान रेगुलर तनाव में रहेगा, किसी चीज का स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, किसी को अपनी इनकम का स्ट्रेस होता है, किसी की जॉब नहीं लग रही उसका स्ट्रेस होता है, किसी का सपोज वर्क प्लेस है वहां पे स्ट्रेस है ज्यादा, वर्क प्लेस का ज्यादा प्रेशर है उस पर, ठीक है, पीयर प्रेशर किसी का ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस बहुत दिनों से कोई ले रहा है, ठीक है। किसी के एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, उस केस में क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। या कोई छोटी सी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तो फैमिली इश्यूज की वजह से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस लीड टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर स्ट्रेस से कंटिन्यूअस एक्सपोजर होगा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान देना, कि अगर स्ट्रेस का कंटिन्यूअस एक्सपोजर होगा, तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बीपी इंक्रीज करेगा। देन नेक्स्ट मेडिकेशन। मेडिकेशन से क्या होता है, कुछ मेडिकेशन बीपी को रेज करते हैं, कुछ मेडिकेशन बीपी को लो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई तुम्हारे मेडिकेशन कुछ खाओगे मेडिकेशन तो रेज कर देगा कोई बीपी को, ठीक है, बीपी इंक्रीज कर देगा।
ठीक है। कुछ मेडिकेशन जो होते हैं वो बीपी लो करते हैं, फ्यूजेमाइड की बात कर लें, ठीक है, डायबिटिक से करते हैं, बीपी को लो करते हैं, सही बात है। फ्यूजेमाइड क्या करते हैं, बीपी को लो करते हैं, डायबिटिक्स लो करते हैं। साथ ही साथ अगर ध्यान दोगे तो नारकोटिक्स, अगर एक मैं एग्जाम्पल बताऊं तो नारकोटिक्स और एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स, नारकोटिक्स और एनाल्जेसिक्स, ये दोनों क्या करते हैं, बीपी को लो करते हैं। क्या करते हैं, बीपी लो करते हैं। तो कभी भी देखना जो पेशेंट नारकोटिक्स ले रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी केवल कि नारकोटिक्स लेना पेशेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स और एनाल्जेसिक जो ज्यादा लेते हैं, जो पेन किलर ज्यादा खाते हैं, उनकी बीपी क्या रहती है, लो रहती है। ठीक है, ये फैक्टर, तीसरा फैक्टर था। चौथा था सेक्स, ठीक है। फीमेल जो होगी, सॉरी, जो मेल जो होगा, ठीक है, मेल की बीपी हमेशा फीमेल से ज्यादा रहती है, ठीक है। फीमेल की बीपी थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है, मेल का बीपी ज्यादा रहता है। मेल में एक कारण और भी है, मेल जो होता है वो तनाव, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वन ऑफ द कॉज की बीपी उनकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी हाई होती है। तो मेल में देखना कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन की वजह से थोड़ी सी क्या होता है कि बीपी उनका लो रहता है। तो हमेशा देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफन आप क्या देखोगे कि जो फीमेल्स होती हैं उनका बीपी हमेशा लो होता है, ठीक है। क्या होता है, कभी आप देखोगे कि इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं तो कंटिन्यू आप देखना, मोस्ट ऑफ टाइम्स, मैं हमेशा नहीं कह रहा कि सारे फीमेल्स का बीपी लो ही रहेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे जो फीमेल होगी उसकी बीपी लो रहती है। एडमिट आते कहते हैं पेशेंट की बीपी की लो हो गई, ठीक, कहते हैं पेशेंट बीपी लो हो चुका है, फीमेल रहती है। बट इन केस ऑफ मेल आप देखना, मेल में मोस्ट ऑफ टाइम जो बीपी रहता है वो रेज रहता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है पेशेंट को, इंटरनल हैमरेज हो जाता है, फिर ठीक है बीपी ज्यादा हाई हो रहती है, ठीक है। पेशेंट ऐसा नहीं कि कुछ खास है, लेकिन कभी कभी रहता है कि स्ट्रेस ले रहा है, एक्सपोजर ले रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंटरनली रेज करता रहता है। अगले अगर बात करें हम नेक्स्ट फैक्टर की, तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा, आप ध्यान दो कि एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेज कर जाता है, ठीक है। कभी भी अगर नोटिस करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो रेज करता है। आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या, तो ब्लड तेजी से पंप करने लगता है, हार्ट क्या करता है, तेजी से ब्लड पंप होता है। उस केस में क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज कर जाता है। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। ब्लीडिंग, एक फैक्टर लास्ट है, क्या देखोगे, ब्लीडिंग। खून बहेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्टरीज से, कॉमन सी बात है, खून बहेगा, सपोज मेरे पास कोई आर्टरी वेंस है, खून बहेगा तो जो हमारे वॉल्स, सपोज जो हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा। सपोज ये प्रेशर है, अगर इसमें ये पूरी ब्लड फ्लो कर रही है जो हमारे ब्लड वेसल्स में, अगर ये ब्लड कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो इसमें क्या हो गया, तो बीपी जो है फॉल कर जाएगा, ठीक है। ब्लड कम हो गया, क्या हो, हेमरेज हो गया ना आपका, मान लो सपोज यहाँ से लीकेज हो गया, इस पोर्शन से आपका मान लो लीकेज हो गया, इस पोर्शन से लीकेज हो गया, जो ब्लीडिंग हो गई, तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड कम होगा, ब्लड कम होगा तो जो वेसल्स होंगे वो स्ट्रेच नहीं होंगे, जो फोर्स जो पहले लगता था, जो वॉल्स के अगेंस्ट जो फोर्स एग्जर्ट होता था वो फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, ब्लड वेसल्स आपके उतने जो होगा टाइटनी, जो अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है वो फोर्स वो नहीं लग पाएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो एक कारण होता है ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे बेसिकली ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले। तो ये ब्लड प्रेशर में इतने ही फैक्टर्स हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन मोस्टली अगर बात करें मोटे मोटे फैक्टर्स की तो मेन फैक्टर्स यही होते हैं, ठीक है। अब एक बात करेंगे, एक टॉपिक है कि अल्टरनेशन इन, ठीक है, अल्टरेशन इन बीपी, ठीक है, बीपी में क्या क्या अल्टरेशन होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बीपी लेने का तरीका क्या होता है, ठीक। तो जब भी बीपी कप की बात आएगी, ठीक है, तो जब भी बीपी लेना हो, बीपी कप आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, स्फिग्नोमैनोमीटर, मैंने आपको बताया स्फिग्नोमैनोमीटर रहना चाहिए, बीपी कप उसमें लगा रहता है, आप लेके आओगे। स्टेथोस्कोप, ठीक है, पेन एंड पेपर, क्यों, नोटिस करने के लिए और लिखने के लिए, ठीक है। तो आप क्या देखोगे उसमें कि जब हम ब्रैकियल, ठीक है, एंटीकोवागुलेंट स्पेस में हम कफ लगाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे फिर हम जो एयर पंप करते हैं, तो जो पंप करते हैं, जो पाइप लगा रहता है वो इस पोजीशन में, यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना इस पोजीशन में स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर हमने पंप किया, ठीक है, पंप किया, कितना तक पंप करते हैं, 160। देखो ऐसे कोई बुक में कंफर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी बुक एक्यूरेट नहीं बताती कि एग्जैक्ट नहीं बताते कि 180 पुश करना है, 170 पुश करना है mmHg, 160 mmHg पुश करना है,
बट मान के चलते हैं हम, अगर मोटी मोटी बात तो 160, ठीक है, कोई बुक किसी ने भी एग्जैक्ट नहीं बताया, बट 160 ml ऑफ Hg हम जो एयर है पुश करते हैं, ठीक है, एयर पंप करते हैं। एयर पंप करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर अपना जो स्टेथोल होता है, स्टेथो को लगाते हैं, ठीक है, कहाँ, जस्ट बिलो द एंटीक्वाइटल स्पेस, यहाँ हमने स्टेथो लगाया, ठीक है। एंड व्हाट वी हियर कि जो हमारा बेसिकली जो हार्ट का साउंड है, ठीक है, जो मैंने क्या कहा आपको, जो वेंट्रिकल स्क्वीज किए, जो सिस्टोलिक्स है, तो वो जब आओगे धीरे धीरे धीरे, आप मरकरी में हम देखते हैं कि जो मरकरी धीरे 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 डाउन होती है, तो व्हाट यू विल नोटिस की आवाज आती है, ठीक है। आवाज आनी जब शुरू हुई, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखना, जब आपने स्टेथो से आवाज सुननी शुरू की, सपोज आपने 160 mm ऑफ Hg पुश पंप किया है, बट आपने आवाज 145 mm ऑफ Hg पे सुनी, तो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जो आवाज डब 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 आवाज आ रही है, जो मरकरी का लेवल गिरते हुए आवाज आ रही है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो उसके बाद जब आवाज आती गई आती गई आती गई, आप सुन रहे हो कंटिन्यूअस, ठीक है, और मान लो 90 mm ऑफ Hg पे आवाज बंद हो गई, ठीक है, जो आप हियर कर रहे हो स्टेथोस्कोप से, वो 90 mm ऑफ Hg पे आवाज बंद हो गई, तो दैट इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर। उसे क्या कंसीडर करते हैं हम, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये बीपी रेस करने का तरीका होता है। बीपी को, अगर बीपी को लेना, आपको एसेस करना है, तो वो ये तरीका बेसिकली होता है। एक चीज और है, बीपी लेने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने शुरुआत से दिनों से बताया है, नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर जब से शुरू हुए हैं, तो बेसिक थे कंसेंट, पेशेंट का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको शुरू से कहा है कंसेंट के बिना कुछ नहीं होता, तो कंसेंट लेंगे, फिर उसे किस पोजीशन में लेटाएंगे, या तो उसे ले डाउन कर देंगे, ठीक है, आप ले डाउन हो जाओ, उसका बेड पड़ा हुआ हाथ, ठीक है। दूसरा, या तो आप उसे बिठाओगे, ठीक है, बिठाने के बाद उसका हाथ जो है उसके नीचे सपोर्ट दोगे, ठीक है, और किस लेवल पे दोगे, हार्ट लेवल पे, ठीक है, ताकि एक्यूरेट मेजरिंग आ जाए, ना ऊपर ना नीचे, किस लेवल पे, हार्ट के लेवल पे। सपोज मेरा हार्ट इस लेवल पे, इस लेवल मैंने सपोर्ट दिया, टेबल रखा नीचे या कोई सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ एंटीक्वाइटल स्पेस में मैं बीपी कफ लगाऊंगा और फिर अपना जो प्रोसीजर है वो पूरा करूंगा, ठीक है। और फिर ध्यान रखना है कि उस हाथ में नहीं लगाना, सपोज इस हाथ में इन्फ्यूजन चल रहा है, कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, इन्फ्यूजन चलने वाले हाथ में ही लगा देते हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन चलने वाले हाथ में नहीं लगाना है, पेशेंट में कोई और प्रॉब्लम है, घाव वगैरह, उस हाथ में नहीं लगाना है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि वो हैंड को यूज करेंगे, वो हैंड को कंसीडर करेंगे जो थोड़ा सा सेफ हो, जो थोड़ा सा एक्यूरेट रीडिंग आए। इन्फ्यूजन वाले हैंड में एक्यूरेट रीडिंग आने के चांसेस थोड़े से एरर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कफ ट्विस्टेड रहेगा, आपका ध्यान रखना, अगर मुड़ा कफ अगर ठीक से नहीं लगा, तो इधर उधर मुड़ा कफ रहेगा, तो भी चांसेस हैं कि जो आपका जो रीडिंग आएगा वो एरर आएगा। तो ये हमारा बीपी के बारे में था। अब मैं बताऊंगा अल्टरेशन इन बीपी क्या क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सा अल्टरेशन बीपी। दो चीज होती है अल्टरेशन बीपी में, एक होता है हाइपरटेंशन और दूसरा क्या होता है, हाइपोटेंशन। तो ये फैक्टर्स थे हमारे पास ब्लड प्रेशर के। तो अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर में देखेंगे, पहला क्या है हमारे पास, हाइपरटेंशन। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के, हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन, देखो हाइपरटेंशन को मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर मोर देन 120 mm ऑफ Hg जाए, तो हम उसे हाइपरटेंसिव मानते हैं, ठीक। लेकिन समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में 130 125 रहता है, ठीक है, तो प्री हाइपरटेंसिव मान सकते हैं, ठीक है। 130 तक हम क्या मानते हैं कि अगर मोर देन 130 नहीं, इक्वल टू 130, तो क्या मानते हैं, प्री हाइपरटेंसिव, ठीक है, प्री हाइपरटेंसिव। बट अगर मोर देन 140 रहे या अप टू 140 रहे, दैट इज एक्सेप्ट और कंसीडर्ड एज हाइपरटेंशन, ठीक है। ये इस स्टेज पे आके आप कंसीडर करोगे ही करोगे कि ये हाइपरटेंशन है, ठीक है। मोर देन 140 या इक्वल टू 140 ऑफ Hg रहे, तो ये पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गलती से भी कोई इंसिजन लगाया, अगर पेशेंट की बीपी ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जो ब्लड होगा इंटरनल हेमरेज हो जाएगा और रुकेगा नहीं, और रुकना बहुत मुश्किल रहता है। तो हमेशा आप देखोगे, कहीं भी ओटी में जाओगे तो कभी भी आप देखना कि जो ऑपरेशन होता है उससे पहले हम एसेस करते हैं पेशेंट की बीपी। एनेस्थीसिया के टाइम भी पेशेंट की बीपी एसेस करते हैं। क्यों करते हैं एसेस बीपी, कारण क्या है एसेस करने का बीपी? तो एक कारण, जो मेजर कारण बीपी का एसेस करने का है, या ड्यूरिंग सर्जरी हम हमेशा बीपी को मॉनिटर करते हैं। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बेसिकली वो हमेशा क्या करते हैं, बीपी को मॉनिटर करते हैं, बीपी पल्स। क्यों करते हैं? अगर पेशेंट को बीपी इतनी हाई रहेगी, आपने इंसिजन लगाया,
तो ब्लड तो इतना फ्लो होगा कि आप रोक ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन हम पेशेंट की बीपी को हमेशा मॉनिटर करते रहें कि यस पेशेंट बीपी इज इन कंट्रोल। ठीक है, कभी कभी देखना कि ब्रेन हेमरेज केस में पेशेंट बीपी 220, 240, 180, 100, दैट इज सीवियर हाइपरटेंसिव। ठीक है, उस केस में गलती से भी कट लगने का मतलब, अगर पेशेंट की आर्टरीज वगैरह में कहीं ब्लड वेसल्स में कट लगे तो ब्लड का रुकना मुश्किल है और इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो ये हमारे पास प्री हाइपरटेंशन के बारे में बताया मैंने आपको। अच्छा, हाइपरटेंशन के कारण क्या रहते हैं? ठीक है, हाइपरटेंशन का क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्यों हाइपरटेंशन होता है? एक तो जो बेसिक सी बात है कि हाइपरटेंशन के कॉज क्या होते हैं। ठीक है, एक जो कॉज होता है हाइपरटेंशन का कि क्या हो सकता है कॉज, तो पहला कॉज होता है, एक तो होता है कि फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, एक जेनेटिक होता है पेशेंट के, सपोज पेशेंट ग्रैंडफादर को था, फिर फादर को था, पेशेंट को है। कभी कभी केस में क्या होता है पेशेंट की मदर को था, पेशेंट की मदर को था, नानी हो जाते हैं, नाना जी को था, नानी को था, तो वो जेनेटिकली चला आता है। जैसे होता है ना कि डायबिटीज के केस में भी जेनेटिकली चला आता है, जेनेटिक डायबिटिक है ना। तो पेशेंट क्या होता है उसके पिताजी को था, उनके पिताजी मतलब दादाजी को था, फिर पेशेंट को भी हो गया, तो वो जेनेटिक होता है। ठीक है, तो एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है कि पेशेंट के पुराने जो पेशेंट के फादर थे या उनके फादर थे उनको हाइपरटेंशन था, तो चांसेस हैं कि पेशेंट को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसीलिए हम हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम में पूछ लेते हैं, जो असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम में पूछते हैं पेशेंट से कि क्या आपके पिताजी को भी ये हाइपरटेंशन था, क्या आपके दादाजी को भी हाइपरटेंशन था। ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री ले लेते हैं उस समय। दूसरा, एक प्रोमिनेंट कॉज है, आप देखोगे अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन, देखो अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है पेशेंट में बीपी रेज करने का। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं बीपी रेज होते होते, तो अल्कोहल कंजप्शन वन ऑफ द प्राइम कॉज की बीपी हाइपरटेंसिव होता हुआ। ठीक है, थर्ड वन इज ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी मतलब क्या? कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, मोटापा, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करेगा, ओबेसिटी होगी तो चांसेस है कि आपका बीपी है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग भी प्राइम कॉज है, ध्यान रखें, सिगरेट स्मोकिंग प्राइम कॉज है। तो आप हमेशा देखते हो मूवीज के आगे भी पहले बताता है बहादुरी फू फू करने में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके आसपास भी कोई एक्टिव स्मोकर है तो कोशिश करें कि वो एक्टिव स्मोकर को सिगरेट स्मोकिंग छुड़वाया जाए, रिहैब सेंटर के थ्रू या कोई भी थ्रू, आजकल तो बहुत सारे वेज आते हैं। तो बहादुरी फू फू करने में नहीं है, बहादुरी है अपने आप को बचाने में। ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग ये कॉज हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है, उसके क्या कितने लेवल तक है, कितने mg में हम कंसीडर करते हैं हाइपरटेंशन को, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपरटेंशन को, हाइपरटेंशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो और आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया आपने और विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, एज ए हाइपरटेंसिव पेशेंट आपको एक्सरसाइज नहीं करना। हाइपरटेंशन में की जरूरत होती है थोड़ा वेट लॉस ज्यादा होता है। ठीक है, वेट लॉस ज्यादा होता है और ज्यादा जब बीपी बढ़ जाएगा 180 mg 190 mg, तो आप देखोगे कि आपके हाथ पैर ठंडे होने लगे, आपका पूरा स्वेटिंग हो रहा है। जब स्वेटिंग होगा तो बॉडी जब हीट लॉस करेगी तो पूरे हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे। ठीक है, उसमें कितना भी हाथ पैर रगड़ो, कितना भी उसके तलवे को आप मलते रहो, गर्म करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, फिर उस केस में हमें मेडिकेशन देनी पड़ जाती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो अल्टरेशन है हाइपोटेंशन की। एक ये हो गया हाइपरटेंशन और अगला हमारा क्या है, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन की बात अब करेंगे, तो हाइपोटेंशन में जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 mmHg से ज्यादा हो जाए, सॉरी कम हो जाए, नॉट मोर लेस देन। ठीक है, अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में पेशेंट को हम क्या करते हैं, कंसिडर हाइपोटेंसिव, यानी उसकी बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो चुका है, गिर चुका है, और इतना गिर चुका है कि उसे फिर चक्कर आने लगते हैं ना, चक्कर आएगा। ठीक है, वो गिर जाएगा, फेंट हो जाएगा, फैटिगनेस रहेगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है,
व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ हाइपोटेंशन? मैंने आपको हाइपरटेंशन बताया कि फैमिली हिस्ट्री होगी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल होगा तो हो सकता है, एक अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है। तो बात करें हाइपोटेंशन की, तो हाइपोटेंशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर हम बात करें हाइपोटेंशन की, तो इसके कॉजेज के बारे में बात करें अगर, तो हम देखेंगे कि कॉजेज में पहला क्या होता है कि डायलेशन ऑफ आर्टरीज, डायलेशन ऑफ आर्टरीज। देखो, अगर आप देखोगे कि आर्टरीज अगर डायलेट हो गई, मैंने आपको पहले बताया अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर इतने फैल गए, जो प्रेशर इस कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स में था, मान लो जो प्रेशर इस पाइप का, ये पतला सा पाइप है, इस पाइप के थ्रू जो प्रेशर जाएगा, क्या वो जरूरी है कि क्या वो, ये आप कंफर्म कर सकते हो कि दो पाइप अगर दोनों को मिला दो, दोनों की थिकनेस मिला दे, तो इनके अंदर से भी उतनी प्रेशर का जो ब्लड जाएगा या पानी जाएगा, प्रेशर रहेगा? नहीं। अगर पाइप का जो हमारा पाइप का अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, पाइप की अगर सर्कमफेरेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो प्रेशर कम होता जाएगा। सेम केस आर्टरीज में है, ठीक है, आर्टरीज अगर फैल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा। प्रेशर क्या होगा? फॉल कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब प्रेशर फॉल करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा। दूसरा अगर कॉज की बात करें डायलेशन ऑफ आर्टरीज के बाद, कि दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हाइपोटेंशन हो, तो एक कारण और है जो मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड या हेमरेज। देखो, हाइपरटेंशन अगर होगा तो हाइपरटेंशन में क्या होगा? जो वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, उसमें क्या होगा कि ज्यादा अगर हाइपरटेंशन तो ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, हेमरेज हो जाएगा, लीकेज हो जाएगी कहीं से। तो वो क्यों लीकेज होगा? ताकि जो ब्लड वेसल्स में इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका है उसको कम किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि जो मेंटेन हो सके, जो रिदम है हार्ट का, वो जो रेगुलर लेवल्स हैं वो मेंटेन हो सके। तो सेम केस है कि अगर लॉस ऑफ ब्लड और या हेमरेज हो जाता है बिना किसी हाइपरटेंशन के ही, अगर कोई कारण रह गया जिसकी वजह से हेमरेज हो गया, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, या फिर ब्लड का लॉस हो गया आपकी बॉडी से, जो कि जैसे कि अगर बात करें फीमेल की, तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें क्या होता है, हर महीने कहीं ना कहीं 15 से 30 ml, है ना, 50 ml किस किस केस में रहता है, 50 ml, 30 ml, 35 ml, 35 ml कंसिडर करते हैं, 35 ml ऑफ ब्लड हर महीने गिर जाना, ठीक है। तो एक समस्या ये होती है, दैट्स वाई जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो लो होता है, वो हाइपोटेंसिव रहते हैं। मैंने आपको बताया कि मेल होते हैं वो हाइपरटेंसिव रहते हैं, बट फीमेल्स क्या होती हैं? हाइपोटेंसिव रहती हैं। एक कारण ये भी रहता है, क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल से उनका ब्लड लॉस रेगुलर हर मंथ में होता है, दैट्स वाई उनका जो ब्लड लेवल होता है, जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है, वो गिर जाता है और वो हाइपोटेंसिव हो जाती है। अब बात करते हैं अगले कॉज की, क्यों होता है। तो अगर फेल्योर हो जाए, किसका? अगर फेल्योर हो जाए हार्ट मसल का, अगर हार्ट मसल्स का फेल्योर हो जाए और वो अनेबल रहे पंप करने में, तो क्या होगा? आप देखोगे प्रेशर कैसे बन रहा था? प्रेशर तब बन रहा था जब जो हार्ट था वो स्क्वीज करके पंप कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट करके पंप कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है हार्ट? कॉन्ट्रैक्ट करता है जब मसल्स पास के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। बट अब अगर ऐसा क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो कि जो हमारे मसल्स हैं हार्ट के, वो पंप ही ना कर पाए, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर पाए, फेल्योर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? उतना पावर से, उतने फोर्स से पंपिंग नहीं हो पाएगी और ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेंशन था हमारा। मैंने हाइपोटेंशन दो चीजें आपको बता दी, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं हाइपोटेंशन को, कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हाइपोटेंशन को। हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा वाइटल साइंस खत्म हुआ। एक जो वाइटल साइंस मैंने आपको लास्ट में बताया था, पेन, ठीक है, पेन मेजर करते हैं, पेन स्केल से मेजर करते हैं कि 0 से 10 तक का रहता है, कि 0 से 2 रहे तो नो पेन, या 0 से 2 रहे तो नो पेन, 2 to 4 रहे तो माइल्ड पेन, 4 to 6 रहे तो मॉडरेट पेन, एंड 6 to 10 रहे वो लेवल, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? सीवियर पेन, कि अनटॉलरेबल पेन है। तो पेन स्केल से मेजर करते हैं, जो हमारा लेटेस्ट है, अपडेटेड है, कि पेन को भी क्या किया गया है, 5th वाइटल साइंस में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये हमारा वाइटल साइंस खत्म हुआ, ये चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हो वाइटल साइंस में, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर ये आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो
तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें। बाकी वीडियोस भी बहुत मेहनत से बनाया है हमने और बहुत अच्छा मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि सारे वीडियोस को आप देखो और अब कोई डाउट आता है तो आप ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में और हमारी टीम और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू।